So, ladies and gentlemen, welcome to the class. And if there are any question from the yesterday's class, yesterday's lecture, so I will be happy to respond. Ji Abu Zar. And if there is any query from the physical students, so it will be nice कि उसको हम clear कर लें. Okay. तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं है तो वी प्रोसीड, एवरीथिंग इज क्लियर, दैट्स गुड. सो कल हमने कहा था कि यहां से हम स्टार्ट करेंगे. इन द टॉपिक नेम इज प्रोटोकॉल्स. द टॉपिक नेम इज प्रोटोकॉल्स. जैसे कि आपको पहले से पता है कि प्रोटोकॉल से मुराद क्या है, लेकिन फिर भी हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए फर्दर भी. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे प्रोटोकॉल से मुराद, जैसे कि आपको पता है कि हम पूरे नेटवर्किंग के अपने टास्क को मुख्तलिफ सब टास्क में डिवाइड करते हैं. कल भी हमने इस पे यही बात की थी कि हम अपने बड़े टास्क को, जिस तरह मैं एग्जांपल ये देता होता हूं कि आपकी बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री लेना एक टास्क है, लेकिन दैट टास्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 डिफरेंट सेमेस्टर्स. सो दिस ईच सेमेस्टर यू मे कॉल एज द लेयर. तो हम कह सकते हैं कि हम 8 लेयर से गुजरते हैं तो तब जाके भी हमें बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है. इसी तरह अगर आपने कम्युनिकेशन टास्क अकम्प्लिश करना है, अगर आपने कम्युनिकेशन टास्क अकम्प्लिश करना है तो देयर आर, जैसे कि अभी आप आगे उसको देखेंगे भी कि 4 मॉडल्स हैं, लेकिन 4 में से 2 मॉडल्स पे हम एम्फेसाइज करते हैं. एक मॉडल जो है वो टीसीपी/आईपी मॉडल कहलाता है और दूसरा क्या कहलाता है, ओएसआई मॉडल. हमारा ज्यादा एम्फेसिस इस पे है, टीसीपी मॉडल पे. क्यों? क्योंकि ये इंटरनेट में इंप्लीमेंटेड है, जबकि ओएसआई मॉडल जो है ये सिर्फ रेफरेंस मॉडल तो है, इसके अलावा कुछ नहीं. जबकि हमें पता है कि यहाँ पे हम इसको 7 लेयर से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम इसको 4 या 5 लेयर्स के साथ इंप्लीमेंट करते हैं. अब क्वेश्चन मेरा ये है, या जो चीज मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं वो ये है कि हर एक लेयर, मिसाल के तौर पे दिस इज योर लेयर नंबर 1 2 3 4 5. सो ईच लेयर परफॉर्म्स इज a function or set of functions. That is important to understand. Each layer performs a certain communication function or a set of functions. तो that very clearly understandable है कि एक भी हो सकता है फंक्शन और मल्टीपल फंक्शंस भी हो सकते हैं. अब ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? लाजमी तौर पे इसके लिए यू यूज दी प्रोटोकॉल. जो ये फंक्शन कम्युनिकेशन के फंक्शन परफॉर्म करता है, दैट समथिंग इज कॉल्ड प्रोटोकॉल. या आप इसको आसानी से कह सकते हैं, दे आर द रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये कम्युनिकेशन के रूल्स को बताता है प्रोटोकॉल. क्लियर हो मेरी बात? ओके. अगर ये बात क्लियर है तो हम आगे चलते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे, जैसे मैंने कहा कि व्हाट इज अ प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल आर द सेट ऑफ रूल्स. ये सेट ऑफ रूल्स जिसको आपको प्रोटोकॉल कहते हैं, 4 किस्म के हो सकते हैं. नंबर 1 is the network communication protocols. Number 2, network security protocols. Number 3, routing protocols. And number 4, service discovery protocols. क्या है इसका मतलब? हर एक को हमें एक्सप्लेन करना चाहिए. नेटवर्क प्रोटोकॉल्स वो प्रोटोकॉल हैं जो कि दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को किसी एक या मल्टीपल नेटवर्क्स पे कम्युनिकेट करने में मदद देते हैं. मिसाल के तौर पे, लाजमी तौर पे आप कहेंगे जी एग्जांपल भी तो दो. फॉर एग्जांपल टीसीपी, फॉर एग्जांपल यूडीपी, फॉर एग्जांपल आईपी. दे आर ऑल द एग्जांपल ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल.
enable two or more devices to communicate over one or more networks. जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरी जो कम्युनिकेशन है that is between me and my online students which are Abuzar, Babar, Zuhaib. Now this is not one network. लेकिन अगर आपके साथ में कोई कम्युनिकेशन करता हूं थ्रू द नेटवर्क तो दिस इज ए विद इन द सेम नेटवर्क. तो यहां पर हम इसके लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं वो मिसाल के तौर पे मैंने ये एग्जांपल आपके ग्रीन में उनने लिखा, दीज विल बी रेफर्ड एज दी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स या नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल. जी एनी क्वेश्चन? सॉरी. ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट दी नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स. नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स क्या मतलब है? आपको पता है कि आज के दौर में दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड. अब ये कम से कम मैं ये नहीं कह सकता कि दिस इज पार्ट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क्स. दिस हैज बिकम ए कंप्लीट फुल फ्लैश्ड एरिया where a 4-year degree or a 2-year master degree or even a PhD can be done. And आपके लिए जो जॉब्स की पर्सपेक्टिव से देखें तो नेटवर्क की जॉब अलग आती है, सिक्योरिटी की जॉब अलग आती है. इसका मतलब है कि ये कंप्लीट एरिया है. अब मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा CIAAN. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सी से मतलब है मेरा कॉन्फिडेंशियलिटी, सी से मेरी मुराद है कॉन्फिडेंशियलिटी, आई से मेरी मुराद है इंटीग्रिटी, ए से मेरी मुराद है अवेलेबिलिटी, ए से मेरी मुराद है ऑथेंटिसिटी और एन से मेरी मुराद है नॉन रिपुडिएशन. ठीक है. अब अगर ये 5 चीजें जो कि आपके सामने मैंने लिखी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5. अब कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं. लेकिन ये बताता चलूं कि जो प्रोटोकॉल ये फंक्शंस करने में जो आपके सामने मैंने लिखी, इनको अकम्प्लिश करने में आपकी मदद करेंगे, उन प्रोटोकॉल्स को हम क्या कहेंगे? नदीम खान आप अपना माइक ऑफ कर दें और अगर क्वेश्चन है तो जरूर करें. ओह सॉरी मैं देख लेता हूं. जी रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है. ठीक. तो ये टास्क जो हैं किसी भी नेटवर्क में आपके लिए जरूरी है. अगर आपने सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी देनी है तो then you need to have confidentiality, integrity, availability, authenticity, non-repudiation. Now to accomplish these tasks, very important tasks, you need certain functions, and these functions are performed by the network security protocols. They are performed by the network security protocols. That is a good question. ये अच्छा क्वेश्चन है कि जी ये नेटवर्क सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल है नदीम खान, बाबर, जुहैब, क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये नेटवर्क सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल किस लेयर पे होते हैं. मुश्किल क्वेश्चन हो गया मुझ पे. आंसर ये है क्योंकि इनिशियली जब 1980s में नेटवर्क बना था तो उस वक्त किसी के भी ज़हन गुमान में भी नहीं था कि हमें सिक्योरिटी भी इंप्लीमेंट करनी है. मकसद था कि सिर्फ 2 डिवाइसेस को एक दूसरे से बात करवानी है. मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए सिक्योरिटी किसी भी लेयर पे नहीं थी. लेकिन बाद में जब हमें ख्याल हुआ कि जी सिक्योरिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसलिए किसी भी लेयर के ऊपर 5 लेयर के ऊपर इंप्लीमेंट होती है. तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ लेयर्स के ऊपर इसको इंप्लीमेंट करते हैं. बात समझ आ गई? गुड क्वेश्चन. तो हमने कहा कि जनाब मिसाल के तौर पे आप कॉन्फिडेंशियल, जी देयर इज समथिंग इन द चैट एंड द चैट इज सेइंग लेयर 4. नहीं जुहैब अख्तर, लाजमी नहीं कि लेयर 4 पे हो. यही मैंने अभी एक्सप्लेन कर रहा था
कि it may be at layer 1, which is the physical layer. It may be at layer 2. It may be at layer 3. For example, IPsec is at layer 3. So this security measure is implemented. इस तरह मिसाल तो SSL, TLS, they are the security measure, but they are all not on the same layer. So different layers implement different method, different ways to provide you the security. Like for example, your wireless LAN, WLAN, for example. Now your WLAN is at layer 4, sorry, at layer 2. And here we implement, for example, WPA2. तो ये लेयर 2 पे इंप्लीमेंटेशन है उसकी. तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँ, कभी भी कहूंगा, जैसे मिसाल तो अगर आप मुझे कहेंगे टीसीपी किस लेयर पे है, तो मैं धड़ल्ले से कहूंगा जी दिस इज एट लेयर 4, विच इज द ट्रांसपोर्ट लेयर. अगर आप मुझे कहें आईपी किस लेयर पे है, तो मैं कहूंगा जी लेयर 3, नेटवर्क लेयर है, इंटरनेट लेयर. तो आई हैव द आंसर, डायरेक्ट आंसर फॉर दिस. लेकिन जब आप मुझे कहते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि अगर सिक्योरिटी है तो किस लेयर पे, तो इट डिपेंड अपॉन यू ऑन विच लेयर यू वांट टू इम्प्लीमेंट इट, और इन विच हाउ यू वांट टू इम्प्लीमेंट योर सिक्योरिटी. क्लियर हो गया मेरी बात? इज इट क्लियर टू यू ज़ुहैब नाउ? ओके. तो अब मिसाल के तौर पे कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब है? लाजिम तो पे आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ओके ज़ुहैब, कि कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब है? कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब यह है कि जब सोर्स अपना कोई भी इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन को देना चाहता है, तो रास्ते में उसको कोई अनऑथोराइज्ड बंदा नहीं पढ़ सकता. पकड़ तो सकता है लेकिन पढ़ नहीं सकेगा, रीड नहीं कर सकेगा. इसकी एग्जांपल ये ले लें, जैसे कि आजकल आपको पता है आपके मुल्क में साइफर की बड़ी बातें हैं. तो इसमें क्या है, होता ये है कि वहां पे एक बंदा उसको लिखता है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को, और उसको तब्दील कर दिया जाता है. उसको कहते हैं साइफर टेक्स्ट. क्या कहते हैं? प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में तब्दील कर दिया जाता है, और वो साइफर आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचता है. सिर्फ साइफर जो जहां डेस्टिनेशन पे पहुंचता है वही उसको दोबारा खोल सकता है, बाकी कोई भी नहीं खोल सकता. मिसाल के तौर पे रास्ते में कोई हमारा एज्यूम कर लें कि इस्लाम उधर से स्टार्ट हुआ फ्रॉम यूएस इन दिस केस, और रास्ते में फ्रांस में उसको किसी ने पकड़ ले, जर्मनी में पकड़ ले, नहीं पढ़ सकेगा. उसके लिए दिस इज जस्ट गार्बेज. हाँ, जब पाकिस्तान पहुंचा तो उनको पता था कि इसको कैसे डिक्रिप्ट किया जाएगा, एंड दे डिक्रिप्ट बिकॉज दे हैव द की. So they decrypted and that can be read then in the simple text, in the plain text. बात समझ आ रही? This something is called confidentiality. अब इस अमल को करने के लिए कि भाई आपने साइफर टेक्स्ट को, सॉरी प्लेन टेक्स्ट को साइफर में लेकर गए, साइफर टेक्स्ट को आपने ऐसा किया कि अगर कोई पकड़ भी ले तो नहीं बदलेगा, और जब डेस्टिनेशन पे पहुंचा तो उसको पता है कि इसको किस तरह खोलना है, वापस लाना है. नाउ इट रिक्वायर्स सर्टेन प्रोटोकॉल्स. दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड इंक्रिप्शन. व्हाट वी कॉल इट? मैं क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो हैकर है वो भी तो उसको डिक्रिप्ट कर सकता है. आंसर डबल है. अगर आप थ्योरी वाइज देखें तो थ्योरी ये कहती है कि नहीं, इसको नहीं तोड़ा जा सकता. लेकिन अगर प्रैक्टिकल को आप देखें तो फिर मैं कहूंगा हाँ, उसके लिए आपको उतनी एक्सपर्टीज चाहिए, आसानी से मुमकिन नहीं. ठीक है? जैसे आपने देखा होगा कि इवन जब आप अपनी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो ये भी इनक्रिप्टेड जाता है, लेकिन जब भी आपने कई दफा देखोगे कि दरमियान में उसको कोई ना कोई एजेंसीज पकड़ लेती हैं, उसको डिक्रिप्ट कर जाती हैं और बता देती हैं कि किसने किससे बात की और क्या बात की. तो टू सम एक्सटेंट यस, लेकिन नॉट. तो इस किस्म के काम के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं उसे आप क्या कहेंगे? सॉरी, क्या कहेंगे? नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स. क्या कहेंगे? नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स. क्लियर है? अब द थर्ड वन इज द राउटिंग प्रोटोकॉल्स.
द थर्ड वन इज राउटिंग प्रोटोकॉल्स। राउटिंग प्रोटोकॉल से मुराद है कि आप तो यहाँ मिसाल के तौर पे यही हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं पेशावर में बैठ के जूम के साथ कनेक्टेड हूं, ये जूम है, यूएस में बैठा हुआ है जूम। अब इस तक पहुंचने के मुख्तलिफ रास्ते हो सकते हैं, इस तक पहुंचने के मेरे पास मुख्तलिफ रास्ते हो सकते हैं। अब इनमें से जो बेहतरीन बेस्ट पाथ है वो चूज करना है, एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल। जी बेस्ट पाथ, बेस्ट पाथ से मुराद अगेन रिसर्च में, साइंस में, ये बेस्ट वर्स्ट की कोई डेफिनेशन मेरे पास नहीं है। हाँ, इसकी डेफिनेशन ये होती है कि साथ आप बताते हैं कि ये बेस्ट है क्योंकि मिसाल के तौर पे ये कम हॉप्स इस्तेमाल करके अपने डेस्टिनेशन को पहुंच जाता है, तो ये बेस्ट है, मैं इसलिए इसको बेस्ट कहता हूं। या ये जल्दी पहुंच जाता है, इसको मैं बेस्ट कहता हूं। या यहाँ पे पैकेट का लॉस नहीं होता, मैं इसको बेस्ट कहता हूं। तो यू हैव टू डिफाइन इस बेस्ट से क्या मुराद है। लेकिन हर प्रोटोकॉल, राउटिंग प्रोटोकॉल अपने मुताबिक अपनी डेफिनेशन देता है बेस्ट की, और कहता है कि ये प्रोटोकॉल बेस्ट है, बेस्ट पाथ निकाल रहा है फ्रॉम एनी सोर्स टू एनी डेस्टिनेशन। बात समझ आ रही? तो ऐसे प्रोटोकॉल्स को क्या कहते हैं? राउटिंग प्रोटोकॉल। जैसे मिसाल के तौर पे रिप, RIP, मिसाल के तौर पे OSPF, मिसाल के तौर पे ISIS, मिसाल के तौर पे EIGRP। तो ये चंद एग्जांपल्स हैं जो कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स के जुमरे में आती हैं। क्लियर हो गया? देन द लास्ट वन इज द सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल्स। सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल्स, जैसे मिसाल के तौर पे वन ऑफ द सर्विस इज अराउंड यू इज DHCP, दिस इज सर्विस जो कि आपको IP देती है। देयर इज सर्विस मिसाल के तौर पे DNS, दिस इज अगेन ए सर्विस। आपको तो नहीं पता, लेकिन आप ऑटोमेटिकली इनको डिस्कवर कर लेते हैं कि जी मेरे आसपास DNS मौजूद है, DHCP मौजूद है, अगर मौजूद है तो मैं उसकी सर्विस को इस्तेमाल, तो इसके लिए लाजमी तो कोई प्रोटोकॉल होगा। तो सच प्रोटोकॉल्स आर कॉल्ड सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल्स। तो नहीं बहुत है, यहां मैंने अगर 3 लिखे हैं तो इसका मतलब नहीं कि 3 है। फॉर एग्जाम्पल का मतलब ये होता है कि कुछ आप उनमें से लिख देते हैं ताकि जब भी आप उसको पढ़ें तो आपको समझ आए कि जी इसका मतलब क्या है। सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल्स और राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या फर्क है, राउटिंग प्रोटोकॉल और नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में क्या फर्क है। क्योंकि इन सब में फर्क में बेसिक क्या है, मेन फर्क ये है कि दे आर फॉर डिफरेंट पर्पस, दे आर फॉर डिफरेंट पर्पस। ठीक है? क्या अवेलेबिलिटी, तो कि ये यहाँ पे के लिए नहीं है, लेकिन आपका क्वेश्चन है तो हम इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। आपने पूछा कि अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है। ये जो यहाँ अवेलेबिलिटी लिखी हुई है, ये अवेलेबिलिटी, आपने इसका मतलब मुझसे डेफिनेशन मुझसे पूछी, तो इसका आंसर ये है कि जो भी सिस्टम होता है उसका कोई ना कोई मकसद होता है। मिसाल के तौर पे आपकी यूनिवर्सिटी में CMS का एक डेटाबेस है जिसका काम ये होता है कि आपके जितने भी रिजल्ट्स हैं वो उसमें हम लोग भेजते हैं, और आपका जब दिल चाहता है आप उससे अपनी पूरे के पूरे रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो अभी लाजमी है कि ये डेटाबेस जो इस मशीन पे काम कर रहा है, जो कि वो आपके लिए अवेलेबल हो। और स्पेशली जब रिजल्ट के दिन आते हैं तो उस वक्त इस पर थोड़ी सी रश भी बन जाती है। तो अंडर दिस रश इट मे मस्ट बी एबल टू रिस्पॉन्ड यू। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा काम इसके साथ कर दे, इस सर्वर के साथ, कि ये जेन्युइन यूजर को के लिए अनअवेलेबल हो जाए, यानी कि आप यहां से कहें कि जी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दें, अपना मिसाल तो मैं नाम दें कि जी मुझे मेरी ट्रांसक्रिप्ट बताओ, और वहां से आए जी एरर 404, यानी कि आपको लिए अवेलेबल, या 404 नहीं, फॉर एग्जांपल 304, तो इसका मतलब ये है कि, या 504, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको जवाब नहीं दे रहा।
इस अमल को कहते हैं नॉन अवेलेबिलिटी। तो ये भी एक सिक्योरिटी का पार्ट है कि आपने, अगर आप सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं तो आप ये इंश्योर करें कि ये मशीन कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगी। क्लियर हो गया? ओके। तो आप इन प्रोटोकॉल्स को सॉफ्टवेयर में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे टीसीपी सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंटेड है, यूडीपी सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंटेड है। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को इस्तेमाल करें। जैसे मैंने आपको बताया था चंद दिन पहले, एनआईसी कार्ड याद है? तो उस एनआईसी कार्ड के ऊपर उसकी अपनी फंक्शनैलिटीज है। फंक्शनैलिटी कौन करेगा? प्रोटोकॉल। लेकिन उसके लिए हार्डवेयर भी चाहिए। तो इट कैन बी ऑन इन सॉफ्टवेयर, इट कैन बी ऑन हार्डवेयर, और इट कैन बी यूजिंग बोथ। ठीक है? क्लियर? हर प्रोटोकॉल का, जैसे मैंने बताया, उसकी अपनी कोई ना कोई फंक्शन होती है। और आपने कल की क्लास में भी देखा कि हर एक प्रोटोकॉल का जो भी फॉर्मेट होता है, एक खास सेंटेक्स होता है। फॉर्मेट का मतलब है सेंटेक्स होता है। आपने जिस और सेंटेक्स का मतलब है ऑर्डर, एक खास ऑर्डर होता है। मेरी बात समझ आ रही? ओके। और उस ऑर्डर में उस हर चीज का अपना एक फंक्शन होता है। मिसाल के तौर पे, अगर एक वर्जन बताता है तो वर्जन ही चार, अगर वर्जन 4 बिट में है तो 4 बिट में ही आएंगे। ना वो 3 बिट में हो सकता है, ना वो 5 बिट में हो सकता है। क्लियर मेरी बात? सो जेंटलमैन, यहां से हमें पता चलता है कि प्रोटोकॉल्स क्या है, उनकी कितनी टाइप्स हैं, क्या वो हार्डवेयर में होते हैं, सॉफ्टवेयर में होते हैं, फंक्शन किसे कहते हैं, फॉर्मेट कैसे कहते हैं, सिंटैक्स किसे कहते हैं, सिमेंटिक किसे कहते हैं। सारी बातें हमने कोशिश की कि आपको क्लियर हो जाए। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, स्पेशली ऑनलाइन स्टूडेंट्स अबू जर, बाबर, नदीम, जुहेब, तो बिल्कुल करें। और अगर नहीं है तो फिर मैं फिजिकल स्टूडेंट से पूछूं तो उनका अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं उनके जवाब भी डेफिनेटली दूंगा। तो ऑनलाइन वालों ने तो कह दिया कि जी नो सर, क्लियर है। व्हाट अबाउट द फिजिकल स्टूडेंट्स? जी, आपको क्वेश्चन? आप कहाँ घूमते फिर रहे हैं? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट दी, जैसे एग्जांपल वो दे रहा है कि आपका जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की क्या फंक्शंस हो सकती हैं। देखिए, नंबर वन फंक्शन कि हर एक डिवाइस ने अगर दूसरे से बात करना है, जैसे हर बच्चा पैदा होता है तो आप उसको नाम देते हैं। इवन अगर आपके घर में कोई जानवर है तो आप उसको भी नाम देते हैं। तो डेट क्यों? तो उसको उस नाम से आपने एड्रेस करना होता है। इस तरह हर एक डिवाइस को नेटवर्क्स में, चाहे वो आपकी मोबाइल है, ये अगर आप मोबाइल को देखें तो आपका ये नंबर जो है ये भी एक एड्रेस है, ये भी एक एड्रेस है। लेकिन हम यहाँ पे आईपी नेटवर्क्स में, यानी इंटरनेट में, इस नंबर को नहीं कह रहे होते। हम कहते हैं हमारा आईपी एड्रेस जो है ये एक एड्रेस है, हमारा मैक एड्रेस जो है एक एड्रेस है, हमारा पोर्ट नंबर जो है एक एड्रेस है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो फंक्शन है प्रोटोकॉल की, मिसाल के तौर पे, वन इज इट प्रोवाइड दी एड्रेसिंग। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे चला जाऊं और यहाँ पे लिखूं IP config स्लैश ऑल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है मेरा एड्रेस। मेरी मशीन का एड्रेस क्या है? 10.137.16.56। इसी तरह मेरा मैक एड्रेस क्या है? ये है 30.24.32.92-C0-39। तो ये मेरे क्या है? एड्रेस। अब ये वाला एड्रेस मेरी लेयर 2 पे है और ये वाला एड्रेस मेरी लेयर 3 पे है। बात समझ आ रही? नेटवर्क लेयर पे है ये जो था ये डेटा लिंक लेयर पे है, नेटवर्क एक्सेस लेयर पे है। क्लियर होगी मेरी बात? ओके। तो हम बात कर रहे हैं एड्रेस की। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल की फंक्शन में वन ऑफ द फंक्शन की, इसकी फंक्शन क्या है? प्रोवाइडिंग एड्रेसिंग।
इसी तरह, और इसको हम माइट भी कल की क्लास में फर्दर खोलेंगे और पैकेट ट्रेसर में इनको देखेंगे। नंबर 2, मैंने कल भी कहा था, रिलायबिलिटी, दैट इज अगेन वन ऑफ द फंक्शन इन नेटवर्क्स। क्यों आदिर? ठीक है, ठीक है आफाक? yes, तो व्हाट मीन बाय रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी मीन व्हाट यू आर सेंडिंग मस्ट रीच टू डेस्टिनेशन। अल्दो कि हमें पता है कि हमारा नेटवर्क जो है वो लॉसी है, वहां पे पैकेट गिर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारे जो पैकेट्स हैं, हमारा जो मैसेज है, वो कंप्लीटली हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। तो दैट फिनोमेना विल बी कॉल्ड एज रिलायबिलिटी। इसी तरह फॉल्ट टॉलरेंस, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द रिलायबिलिटी। अगर हमारे नेटवर्क में कोई खराबी भी आ जाए, फिर भी हमारा नेटवर्क इस काबिल हो कि हमारी कनेक्टिविटी को कायम रखे। तो दिस समथिंग इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। फिर मैंने आपको कल की क्लास में एक और टर्म से भी आशना करवाया था, एंड दैट वाज द फ्लो कंट्रोल, जिसमें हम सोर्स पे ये कंट्रोल रख सकते हैं कि जब वो सोर्स डेस्टिनेशन को कोई भी चीज भेजे तो डेस्टिनेशन की मर्जी के मुताबिक भेजे। अगर डेस्टिनेशन ज्यादा चाहे तो ज्यादा भेजे, और अगर कम चाहे तो कम कर सके। इस अमल को क्या कहते हैं? फ्लो कंट्रोल। जैसे कि मैंने कल भी एग्जांपल दी थी कि अगर आपकी मर्जी है कि आप अपने हीटर को तेज कर लें या हीटर को स्लो कर लें, तो उसमें आप किस चीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं? गैस को। इसी तरह अगर आप वाटर टैप के सामने खड़े हो जाएं तो पानी को आप कम भी कर सकते हैं, तेज भी कर सकते हैं, तो यू आर कंट्रोलिंग द फ्लो। इसी तरह यहाँ पे हम बाइट्स को या बिट्स को कंट्रोल करता है डेस्टिनेशन। वो बताता है सोर्स को कि कम कर दो, मैं इतने ज्यादा बिट्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता, या मैं बिजी हूं। बात समझ आ रही? ओके। देन an important another function of the protocols is sequencing. जैसे कि ये क्वेश्चन ये पहले भी मुझसे पूछा गया था कि हमारे पास तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे 5 गीगा बाइट्स का एक फाइल है। कितनी? 5 और आप समझते हैं कि गीगा का क्या मतलब होता है? व्हाट मीन गीगा? बिलियन। क्या मतलब है इसका? 10⁹ बिलियन। इसका मतलब है कि 5 अरब बाइट्स। और ये कोई आप समझेंगे नहीं ये तो बहुत ज्यादा है, ये मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं मिसाल के तौर पे, इफ आई गो इनटू माय डी, आई गो टू ECH एंड आई गो टू द इमेजेस, और अगर मैं आपको ये वाला इमेज दिखाऊं तो आपको क्या नजर आ रहा है? कितने बाइट्स का है? चलें इसके आपके सामने इसको इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूं, चेक कर लो कितने बाइट्स का है। 5 गीगाबाइट। अब होता यह है कि आप इस 5 गीगाबाइट्स को अगर यहां से भेजें तो चांस ये है, प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि इसमें से अच्छी खासी नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो एरर में होंगी एट द डेस्टिनेशन। तो फिर डेस्टिनेशन के लिए 5 गीगाबाइट क्या बन गया? गार्बेज। इसमें तो एरर है। ये तो वो नहीं है जो कि सोर्स ने भेजा, रास्ते में इसमें चंद बिट्स फ्लिप हो चुकी हैं, करप्ट हो चुकी हैं, ठीक है ना? लेकिन अगर आप इस 5 गीगाबाइट्स को लेट करें कि आप 5000 पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं या मोर, 5000 स्मॉलर चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, तो अब क्या होगा कि आपकी अगर ये 5 बिलियन है, अगर चले हम इसको 5000 की बजाय 50,000 कर देते हैं जी, 50,000, तो अगर आप 5 गीगा को 5 इंटू 10⁹ को डिवाइड कर दें, 5 इंटू 10⁹ को डिवाइड कर दें 50 इंटू 10⁴, 5 इंटू 10⁴ पे, तो तकरीबन 5 से कैंसिल, तो वी गेट अराउंड 10⁴ 5 विच मीन 100 किलो।
अब ये छोटा हो गया है 100 किलो। अब चांसेस अगर इस एक एक को अगर हम देखें तो इसके चांसेस कम हैं कि इसमें एरर आएगा, क्योंकि बड़े में एरर आने का चांस ज्यादा होगा, छोटे में एरर आने का चांस कम होगा। इसका मतलब है कि हमारे लिए जरूरी है कि हम इस बड़े चंक को, इस बड़े पीस को छोटे पीसेस में डिवाइड करें। लेकिन आपको पता है कि हमारे मिसाल के तौर पे जहां से मैंने ये इमेज उठाया, जहां पे ये 5 आपने देखा कि 5.14 गीगाबाइट का था, मेरी मशीन में भी ये इकट्ठा एक जगह पे आपको नजर आ रहा है, पीसेस में नजर नहीं आ रहा, लेकिन रास्ते में ये पीसेस के तौर पे यहाँ पे पहुंचा है। ये तकरीबन एज्यूम कर लेते हैं ये अराउंड 50,000 चंक्स में तोड़ा गया है। लेकिन अगर आप इनको जोड़ें तो क्या जरूरी नहीं कि उसी ऑर्डर में जोड़ें जिसमें तोड़ा गया है। अगर आप आगे पीछे कर देते हैं अगेन इट विल बिकम गार्बेज। अगर इसके लिए जरूर क्या मतलब जरूरी है, इसका मतलब कि हर एक इस स्मॉल चंक जिसको हम पैकेट कहते हैं इसको नंबर किया जाए, उस पर लिखा जाए कि ये पहला चंक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 10th है, ये 50th है, वगैरह वगैरह, ताकि डेस्टिनेशन उसको उसी नंबरों के मुताबिक इकट्ठा कर ले। इसका मतलब है कि वी नीड टू गिव देम नंबर्स। तो दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड sequencing. That phenomenon is called sequencing. Clear? Is there any question? The next function of the protocols is error detection. Error, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर लेट करें कि सोर्स कुछ चीज भेज रहा है डेस्टिनेशन पे, तो डेस्टिनेशन के पास इस किस्म की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर रास्ते में आपकी बिट बदल चुकी है, इवन मैंने ये नहीं कहा कि 50 किलो बाइट 5 गीगाबाइट में एरर आएगा और 100 किलो पे नहीं आएगा, मैंने ऐसी कोई बात, प्रोबेबिलिटी यहां भी है लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है। क्लियर? एरर किसी भी वजह से आ सकता है। मिसाल के तौर पे जब भी कोई चीज, मेनी रीजन, वन ऑफ द रीजन इज, लेट करें कि आपने एयर में कुछ चीज छोड़ी सिग्नल, और आपके वन ऑफ द रीजन आप ये एज्यूम कर लें कि क्लाउड में थंडरस्टॉर्म हुआ, और वो थंडरस्टॉर्म आप जितना भी सिग्नल है उस सबको करप्ट, क्योंकि उसकी वोल्टेज बहुत ज्यादा है थंडरस्टॉर्म की, तो दैट इज वन ऑफ द रीजन। इसी तरह आपके मुख्तलिफ आपके हार्डवेयर होते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली, इसकी एग्जांपल एक ये ले लेते हैं कि अगर आपने आपके यूटीपी केबल से सिग्नल जा रहा है और वहीं पे एज्यूम कर ले कि जनरेटर किसी ने ऑन कर दिया है, तो जनरेटर भी आपको पता है फ्लक्स जनरेट करता है, तो वो फ्लक्स और आपके जो वायर में से जो सिग्नल जा रहा है उसके फ्लक्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगे, तो जनरेटर के फ्लक्स को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके बिट्स का जो फ्लक्स है या बिट्स की जो को वैल्यूज है वो बदल जाएंगी, तो एरर आ गया। लेकिन डेस्टिनेशन के पास ये काबिलियत होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो वो बता सके कि जी ये एरर में है, ये एरर में इसको रखने का कोई फायदा नहीं है। तो दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड एरर डिटेक्शन। समझ आ गए? देन इज द एप्लीकेशन इंटरफेस। एप्लीकेशन इंटरफेस से मुराद ये है, जिसे हम इस पे एक एग्जांपल भी करेंगे कि अगर मिसाल के तौर पे इस साइट पे आपने HTTP इस्तेमाल किया, और HTTP को इस्तेमाल करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, कल भी बताया था, वेब ब्राउजर। तो इधर का वेब ब्राउजर, यहां पे वेब ब्राउजर एक प्रोसेस स्टार्ट करेगा, लेट करिए क्लाइंट का एंड है, तो एक सर्वर के एंड पे भी एक प्रोसेस मौजूद होगा, जो कि ये सर्वर और क्लाइंट आपस में इसके जरिए ये प्रोसेस के जरिए बात करेंगे। अगेन देयर नीड टू बी सर्टेन रूल्स फॉर दिस, देयर शुड बी सर्टेन प्रोटोकॉल फॉर दिस, तो दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन इंटरफेस। यहां की HTTP एप्लीकेशन उधर की अपाची के साथ मिसाल के तौर पे बात कर रही है। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, एनी क्वेश्चन? शाबाश। इज देयर एनी क्वेश्चन? अबू जर, बाबर,
Zoeb has left, नदीम, लेकिन हमारा ये कनेक्शन ड्रॉप होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग चले जाएं, हम आपको दूसरा लिंक जरूर भेजेंगे। तो बिल्कुल जी, आपने क्वेश्चन पूछा अबाउट दी सीक्वेंसिंग, दोबारा कर तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन अभी नहीं करता, ये कनेक्शन ड्रॉप हो जाए, जो कि लेस देन ए मिनट है, ये कनेक्शन ड्रॉप हो जाए, दूसरे कनेक्शन पे मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा कि सीक्वेंसिंग किसे कहते हैं। बल्कि इसका हम वेट करें तो बेहतर है कि हम इसको भेजा। ओके, तो किसका ये क्वेश्चन था? प्रॉब्ली अबूजर का क्वेश्चन था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि जी ये जो चंद फंक्शनैलिटीज की हम बात कर रहे हैं कि प्रोटोकॉल्स की कोई ना कोई फंक्शन होता है, एक भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। तो उसमें हमने मुख्तलिफ फंक्शंस की बात की, जैसे एड्रेसिंग की बात की, रिलायबिलिटी की बात की, फ्लो कंट्रोल की बात की, सीक्वेंसिंग की बात की, एरर डिटेक्शन की बात की, एप्लीकेशन इंटरफेसेस की बात की, कि इन तमाम फंक्शंस के लिए कोई ना कोई प्रोटोकॉल इसके पीछे काम कर रहा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का जवाब मैं दे दूं, और इसके लिए मैं इस पार्ट को रब कर देता हूं। ओके, और इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया था मुझसे कि सीक्वेंसिंग किसे कहते हैं। आंसर इसका ये है कि मिसाल के तौर पे अभी मैंने एग्जांपल ली थी कि मेरे पास फॉर एग्जांपल, चले छोटा वैल्यू ले लेते हैं कि 1 गीगाबाइट का डेटा है जो कि डेस्टिनेशन मुझसे ले रहा है। इसका मतलब है कि 1 × 10⁻⁹ मिसाल के तौर पे मैं इसको 1 मिलियन पार्ट्स में तोड़ देता हूं। इसका मतलब है कि हर पार्ट 1 × 10⁹ डिवाइडेड बाय 10⁶, दैट इज 1000, यानी कि 1 किलोबाइट। अब ये 1 किलोबाइट्स के ये 1 किलोबाइट के जो पीसेस हैं, अब जो इसमें मिसाल के तौर पे ये था टोटल 1 गीगाबाइट। हमने इसको इस 1 गीगाबाइट को छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया, लाइक दिस। अब ये जरूरी है कि आप हर पीस को, जो पहला पीस है वो, उसको कैसे पता चला, क्योंकि आपने ये सारे पीसेस डेस्टिनेशन की तरफ भेज दिए बुजर। तो नेटवर्क्स में ये पॉसिबल है कि ये पॉसिबल है कि जो पहले आपने भेजा वो बाद में पहुंचे, और जो आपने बाद में भेजा वो पहले पहुंच जाए, क्योंकि एक ही रास्ता नहीं है। मिसाल के तौर पर इस वक्त मैं जूम से बात कर रहा हूं, तो लाजमी नहीं कि मेरे सारे पैकेट एक ही रास्ते से गुजर के जा रही हो सकता है मेरा ये पहला पैकेट लंबे रास्ते से जाए और लेट पहुंचे। मिसाल के तौर पे चलें, इसकी एग्जांपल ये ले लेते हैं कि अगर आपने सिटी जाना है, तो आपने चूज कर लिया कि जी मैं रिंग रोड से जाऊंगा। अब रिंग रोड लंबा रास्ता है, तो यू मे टेक ए लॉन्गर टाइम। उसके मुकाबले में अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं दूसरा बंदा, बाद वाला बंदा जो यूनिवर्सिटी रोड से गया, अब वो रास्ता शॉर्ट है, वो जल्दी पहुंच जाएगा। अब अगर इन दोनों को, अगर सिस्टम को ये पता नहीं है, तो लाजमी तौर पर जो यूनिवर्सिटी रोड से पहुंचा है वो समझेगा ये पहला है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप उनके ऊपर नंबर लगाएं, ताकि उनको ताकि उनको जोड़ा जा सके उसी ऑर्डर में जिसमें वो जनरेट हुए हैं। इसके लिए आप उनके ऊपर क्या लगा देते हैं, नंबर्स लगा देते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे आपने 1 2 3 4 5 6 7 भेजा, पहुंचते वक्त लेट करें 3 पहले पहुंच गया, फिर उसके बाद 6 पहुंच गया, फिर 5 पहुंच गया, फिर 4 पहुंच गया, फिर 2 पहुंच गया, फिर 1 पहुंच गया, तो आप देखें 1 2 भी पहुंचा हुआ है, 3 भी पहुंचा हुआ है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, और उस दरमियान में चले अज्यूम कर लें कि कहीं 7 भी पहुंच गया। अब ये गार्बेज बन गया। तो इसके ऊपर क्योंकि नंबर है, तो हमारा जो डेस्टिनेशन है वो इसको बैक ऑर्डर में ले आएगा कि पहले 1 से उठाएगा, फिर 2 उठाएगा, फिर 3 उठाएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। अब ये वैल्यूबल चीज बन गई, अब ये कारामद चीज बन गई। इस अमल को कहते हैं सीक्वेंसिंग। जी अबू सर, आपका एक क्वेश्चन था।
शाबाश. Is it understandable? Okay, nice. So what about you, Tareem? Is it clear? तो ये आपको यस लेक्चर. सर. ओके, तो बाकी की तरह दोनों छुट्टियां उनकी. सर वो रास्ते में घर जा रही थी. अच्छा, फ्राइडे को क्लासेस नहीं है. ओके, तो चलिए रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी. तो रिकॉर्डिंग सुन के कोशिश करेंगे अगर कोई चीज, क्योंकि पिछले तकरीबन 30 मिनट्स की क्लास आपसे निकल चुकी है, तो बेहतर यह है कि उसको आज ही जब आपको ये मिल जाए रिकॉर्डिंग तो आप उसको सुने, और कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कल इसको क्लियर करवाएं. ठीक है, आगे चलते हैं जी. द नेक्स्ट वन इज कि हर प्रोटोकॉल दूसरे प्रोटोकॉल से, जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दी थी, देखिए उन्हीं बातों को मैं रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले आप अपना, मिसाल के तौर पे आप अपना पासपोर्ट बनाते हैं, पीपी, पासपोर्ट. पासपोर्ट जब बन गया तो फिर आप ये पासपोर्ट के लेकर वीजे वाले के पास चले जाते हैं कि जी मुझे वीजा दो. मिसाल तौर पे अगर आपने वीजे वाले के पास चले जाएं और पासपोर्ट नहीं है तो नहीं हो सकता. इसका मतलब कि इसके बाद ये अमल होगा. जब आप वीजा भी ले लेते हैं तो फिर आप टिकट वाले के पास जाते हैं कि जी मुझे टिकट दो. अगर आपके पास वीजा नहीं है तो टिकट आपको नहीं दिया जाएगा. जब आपने टिकट ले लिया तो आपको एयरपोर्ट में इंटर होने की इजाजत हो गई. आप अपना टिकट दिखाएंगे और एयरपोर्ट में इंटर हो जाएंगे. तो कहने का मकसद ये है कि हर प्रोटोकॉल दूसरे प्रोटोकॉल के साथ, हर फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ एक इंटरेक्शन करती है. जैसे कल भी हमने बात की कि लेट करें कि ये आपका HTTP क्लाइंट है. HTTP क्लाइंट है, ठीक है, और ये आपका HTTP सर्वर है. ये आपका HTTP सर्वर है. तो जेंटलमैन आपको एग्जांपल देंगे किसी HTTP क्लाइंट की. गूगल वेबसाइट. तो इन्होंने कहा गूगल की साइट जो है वो HTTP क्लाइंट है. क्या ये इस बात से आप एग्री करती हैं? जी, जब फिर हम कोई वेब सर्वर अप्रोच करते हैं हम क्लाइंट को, आप क्लाइंट हैं. यहां पे क्लाइंट जो है दैट इज योर ब्राउजर. यू आर नॉट द क्लाइंट दिस बिकॉज यू आर नॉट एन एप्लीकेशन, यू आर ह्यूमन. तो मैंने कहा हुआ है कि क्लाइंट और सर्वर एप्लीकेशंस होते हैं. तो ये ना कह कि मैं क्लाइंट हूं, या तो कह दो कि मैं आज से एप्लीकेशन हूं, मैं कहूंगा ठीक है आप क्लाइंट हैं. तो द क्लाइंट इज योर ब्राउजर विच मे बी क्रोम. गूगल इज नॉट द क्लाइंट. सर www.google. गूगल सर्वर नहीं हो. जी आता हूं इस तरफ, आता हूं इस तरफ. एक एक 2-4 मिनट दें तहरीर, आपके सवाल के जवाब देता हूं. तो ब्राउजर जो है आपका, चाहे वो क्रोम है, चाहे वो फायरफॉक्स है, चाहे वो एज है, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, दे आर दी योर HTTP क्लाइंट्स. अब जब ये कोई सर्वर की एग्जांपल देंगे. सपोज अगर आपने बताया कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्लाइंट है, यहाँ से हमने भेजा जहाँ पर ये रिसीव हो रहा है उसको सर्वर के लिए, तो जो इस क्लाइंट की बात पूरी करेगा वो सर्वर है. मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है अपाचे, ठीक है. अब अपाचे के एक एप्लीकेशन है जो कि वेब सर्वर के तौर पे काम करती है. और हम हम अगर मैं यहां से रब कर दूं, और ये तहरीम के सवाल का जवाब भी है कि अगर मैं यहाँ पे वेब सर्वर के ऊपर, अब लेट करो यहाँ पे मैंने फेसबुक का पेज अपलोड कर दिया है इस वेब सर्वर के ऊपर. इस वेब सर्वर के ऊपर मैंने फेसबुक का, FB का पेज लगा दिया, मैंने ट्विटर का पेज यहाँ पे डाल दिया, मैंने नेटअकैड का पेज यहाँ पे डाल दिया. तो ये जो एप्लीकेशंस हैं, बेसिकली ये जो एप्लीकेशन है, दिस इज एक्टिंग एज, दिस इज ए सर्वर.
अब जब भी आपका ये, अब समझ आया आपको तहरीर? ओके, तो आगे बढ़ता हूं। अब होता क्या है, आपका HTTP जो कि एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, ये किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? लेट बी TCP के साथ इंटरेक्ट करेगा। किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? आपका क्वेश्चन ये है कि क्या बाईपास कर सकते हैं? तो TCP में कर सकते हैं, लेकिन फिर वो फंक्शन आपको खुद लिखनी पड़ेगी, इसलिए हम नॉर्मली ऐसी हरकत। लेकिन अगर आप OSI इस्तेमाल कर रहे हो तो नो, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल। वो कहता नहीं हर लेयर मेरी इस्तेमाल करोगे। समझ आ गई? तो इसके बाद HTTP जो है वो किसको देगा? एक और प्रोटोकॉल को जो TCP है। TCP किसको देगा? IP को, एक और प्रोटोकॉल है। IP किसको देगा? लेट कर ईथरनेट को देगा। तो इसका मतलब है कि एक प्रोटोकॉल दूसरे प्रोटोकॉल के साथ क्या करता है? इंटरेक्शन करता है। जब पहला वाला अपना काम खत्म कर लेता है, वो दूसरे के हवाले कर देता है। जब दूसरा कंप्लीट अपना टास्क कर लेता है, वो अगले को हवाले कर देता है। और यूं चलते चलते ये मीडियम पे चला जाता है, और मीडियम से ये डेस्टिनेशन के ऊपर जाता है। डेस्टिनेशन में भी ये फिजिकल पे रिसीव होगा, फिजिकल दे देगा डेटा लिंक लेयर को। मे बी इधर लेट करो कि इथरनेट है, इधर लेट कर लो कि WLAN है, वायरलेस है। वायरलेस लाइन किसको हवाले करेगा? नेटवर्क लेयर को हवाले करेगा। नेटवर्क लेयर किसके हवाले? IP के हवाले करेगा। IP किसके हवाले करेगा? TCP के हवाले करेगा। TCP किसके हवाले करेगा? लेट करें अपाचे के हवाले करेगा, जो कि HTTP सर्वर है। कुछ बात समझ आ रही? तो इन दिस वे प्रोटोकॉल्स interact with one another, and the ultimate goal is the two or more devices can communicate with one another. जी, is there any question? शाबाश। Is there any question? अबूजर, बाबर, तहरीम? नो सर। ग्रेट। तो आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, so the next topic is already you know protocol suites. तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हमारे पास कितनी टाइप्स की के प्रोटोकॉल स्वीट्स हैं? 4। कितनी किस्म के? 4 टाइप्स के। कोई एक का नाम बताना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करते? जी, आप पसंद करें फिर। हैं? जी, तो हमें बताया, पहले बंदे ने बताया कि TCP IP सूट। कोई IP सूट नहीं है। पहले का क्या नाम है? TCP IP सूट। दूसरे का क्या नाम है? OSI सूट या OSI मॉडल। तीसरे का नोवल नेटवेयर। नोवल नेटवेयर। नंबर 4 एप्पल टॉक। एप्पल टॉक। ये दोनों ओपन हैं, ये दोनों प्रोप्राइटरी हैं। ठीक है? क्या आप हमें बताएंगे ओपन और प्रोप्राइटरी में क्या फर्क होता है? ओपन का मतलब है जो इम्प्लीमेंटेड है। और प्रोप्राइटरी का मतलब है जो इम्प्लीमेंटेड नहीं है। समथिंग लाइक दिस। एक दूसरे के अपोजिट है, इतना इतना बता रहा हूं। TCP/IP तो इम्प्लीमेंटेड मॉडल है ना, वो ऐसा थ्योरेटिकल है। तो आंसर ये है, ओपन और प्रोप्राइटरी का हमेशा याद रखें। किसी भी टेक्नोलॉजी में ओपन वो होता है जो कि कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, उसके लिए आपको किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप लिनक्स इस्तेमाल करें, कभी लिनक्स इस्तेमाल किए? गुड। क्या यहाँ पे जो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, अबूजर, बाबर, तहरीम, आपने लिनक्स में
मिसाल के तौर पे लिनक्स में मैं एग्जांपल के तौर पे क्या देता हूं कि जी लिनक्स में पैरट, कितने लोगों ने पैरट इस्तेमाल किया है, कितने लोगों ने काली इस्तेमाल किया है, कितने लोगों ने फिडोरा इस्तेमाल किया है, कितने लोगों ने यूबंटू इस्तेमाल किया है। ये सब के सब लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो अबूजर, बाबर, तहरीन, इनमें से कौन कौन सा आपने इस्तेमाल किया है? शाबाश। कौन कौन सा इस्तेमाल किया है? जी, आपने कौन सा इस्तेमाल किया है? फिडोरा, काली, पैरट में क्या हालात हैं? एक भी नहीं इस्तेमाल किया। काली। तो ये मकसद ये था सिर्फ कहने का, हम आपको ये इस पे आगे लेकर आएंगे, लिनक्स फंडामेंटल्स कम से कम जरूर कराएंगे। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स ओपन है, ये किसी कंपनी की मलकियत नहीं है। लेकिन इसके मुकाबले में विंडोज है। विंडो का मालिक माइक्रोसॉफ्ट है, और आप इस विंडोज को बिल्कुल तब्दील इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी लाइसेंस लेकर, लेकिन चेंज इसमें कोई नहीं कर सकते। लिनक्स में आपका दो दिल चाहे आप चेंज करें, इसलिए लोगों ने चेंज की और मल्टीपल इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। मिसाल तौर पर आर्क लिनक्स है, ये भी एक किसका डिस्ट्रीब्यूशन है। मेरी बात समझ आ रही? तो ओपन का मतलब ये होता है जिसका स्टैंडर्ड बिल्कुल सब कुछ पता है, आप उसको अपने लिए इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं, आप उसको यूज भी कर सकते हैं, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोप्राइटरी होते हैं वो आप तब्दील, वो उस कंपनी का मलकियत है बस, जिसने माइक्रोसॉफ्ट की आपको एग्जांपल दी। इसी तरह आपको पता है एप्पल, तो ये एप्पल वालों का प्रोटोकॉल सूट था, और सिर्फ एप्पल की मशीन्स के ऊपर काम करता है। इसी तरह नोवल भी एक नेटवर्क था एक वक्त में, अराउंड 2000 में, दैट वाज अ वेरी फेमस नेटवर्क इन यूएस। लेकिन बिकॉज दुनिया जो है वो प्रोप्राइटरी को पसंद नहीं करती, इसलिए लिनक्स इज गुड एज कंपेयर टू द विंडोज, बिकॉज इट इज फ्री, बिकॉज इट इज ओपन। इन केस ऑफ द विंडोज आई डोंट हैव एनी पावर, ठीक है ना। तो यहां पे ये दोनों खत्म हो गए, 3 और 4, और रह गए सिर्फ 1 और 2। 1 और 2 में भी सिर्फ टीसीपी मॉडल जो है ये इंप्लीमेंटेड है इंटरनेट की, पूरे इंटरनेट के ऊपर, और ओएसआई जो है जस्ट एक रेफरेंस मॉडल है। अब बात समझ आ गई कि नहीं समझ आ रही? ओके। अब यहां पे वो यही बात हमें समझा रहा है कि प्रोटोकॉल सूट, नेटवर्क प्रोटोकॉल सूट्स क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि देयर आर इन द वर्ल्ड, इन द लिटरेचर, देयर आर 4 नेटवर्क प्रोटोकॉल सूट्स। प्रोटोकॉल सूट्स। अब प्रोटोकॉल सूट में क्या है? अभी आपने देखा, एक प्रोटोकॉल दूसरे प्रोटोकॉल से बात करेगा, दूसरा तीसरे के साथ इंटरचेंज करेगा, 4 के साथ करेगा, एंड सो ऑन। इसका मतलब इट इज नथिंग बट ए ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड protocols, a group of interrelated protocols, and these protocol perform certain function। अभी आपने फंक्शन पढ़ी हैं, like addressing, like reliability, like flow control, error detection, sequencing, all are these are the functions। क्लियर होगी मेरी बात? फिर हमने कहा कि these protocol are based upon certain set of rules, ठीक है, and when they work based upon certain rules you solve the problems। clear? then we talked about कि यहां पे हायर लेयर लोअर लेयर को फैसिलिटेट, लोअर लेयर फैसिलिटेट करती है अपर लेयर को। लाजमी तौर पे इसने अगर कुछ काम किया
तो इसने वो चीज आगे इसके हवाले कर दी, इसलिए इस ख्याल से कि अगला काम लोअर लेयर करेगी, इसने अगली लेयर के हवाले कर दिया इस ख्याल से कि लोअर लेयर ये काम करेगी। इसने अपना काम करने के बाद अगली लेयर के हवाले कर दिया कि भाई अगली लेयर जो है वो काम करेगी। पोस्ट क्वेश्चन ये किया गया, मजेदार क्वेश्चन, और कम से कम अब एक क्वेश्चन जो है वो ऑनलाइन स्टूडेंट से भी आना जरूरी है कि क्वेश्चन ये किया गया कि जी ये तो कोई फंक्शन नहीं करते, ये तो अपनी हेडर ऐड करते हैं सिर्फ। हेडर ऐड करना हर एक, मैंने से कहा हर बिट का कोई फंक्शन है, हर एक बिट का या ग्रुप ऑफ बिट्स का एक फंक्शन है। तो जब वो अपना हेडर ऐड करता है तो इसका मतलब उसने अपना फंक्शन, ये तो नहीं कि बाहर सोचे समझे बस बिट लगा दो, दीज बिट्स आर एडेड अकॉर्डिंग टू सर्टन रूल्स। तो यही तो काम है। जैसे अगर आप कहें कि जी मैं यूनिवर्सिटी सुबह आई हूं, तो मैंने तो कुछ आपने तो कुछ भी नहीं किया, नहीं, यू डिड डिफरेंट टास्क। और हर क्लास में मुख्तलिफ काम होता था, ये नहीं था कि एक ही चीज होती थी कि आप रिपीट करते जाओ, नहीं। तो ये हेडर ऐड करना इज ए फंक्शन, because that this header is added according to certain rules, and this will be used by your intermediate nodes and by your end device. इसलिए it is important कि you should understand कि ये header को add करना, header को read करना, header को remove करना, दोबारा header लगाना, all these are the functions. जी, any question? जी, मैंने कहा था कि अब एक क्वेश्चन करना जरूरी है फॉर दी अबूजर, बाबर एंड तहरीम के लिए। सर ये नोवल नेटवर्क और एप्पल टॉक जो है ये तो हमारे पास इसका फंक्शन क्या होगा, ये कहाँ पे यूज होते हैं, क्योंकि हम तो टीसीपी आईपी ओएसआई मॉडल्स यूज करते हैं मोस्टली। जी, तो तहरीम ने ये पूछा कि जी ये नोवल नेटवर्क, और क्वेश्चन ये पूछा कि नोवल नेटवर्क और एप्पल टॉक जो है ये कहाँ इस्तेमाल होता है, हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा। तो अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे जब मैं लिख रहा था तो मैंने एक्सप्लेन किया समवेयर, जी बिल्कुल यहाँ पे, और इन दो के ऊपर मैंने क्रॉस लगा दिया कि इन प्रोपरेटरी वालों ने अपना ये उनको पता चल गया कि दुनिया हमारे हमारे ने इसको इस्तेमाल करने के लिए, और क्यों, उसकी रीजन भी बताता हूं कि क्यों ये मर गए, क्यों खत्म हो गए। रीजन ये है कि अगर आप अपनी अपनी मस्जिद बनाएंगे तो फिर आपको, और आपको ये पता है कि आपके कम है और दुनिया ज्यादा है, तो जो भी आपने अब दुनिया, और आपने इसका मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम यू हैव टू टॉक टू द वर्ल्ड, तो ऑलवेज यू हैव टू translate your all, again you will be translating your, for example if it is novel, you will be translating your novel suit into TCP IP suit, and then you will send it to the world. Do you agree with me or not? यस सर। जैसे मैंने कल एग्जांपल दी थी कि जी ये आपका प्राइम मिनिस्टर है और ये चाइनीज प्रेसिडेंट है, चाइनीज है। Now, the Chinese, whenever have to talk to your prime minister, he need to give it to its translator. The translator will interpret it into, for example, in Urdu or English, and then it will give it to your prime minister. Your prime minister will give it in English, given in English to this translator, and translator will again change it into Chinese and give it to the president. So this is a big delay, or may not be very effective. तो इसलिए इन्होंने कहा कि जी क्यों हम इस मुसीबत में पड़े, व्हाई नॉट वी शुड डायरेक्टली यूज दी, चाहे वो नोवल के हैं चाहे वो एप्पल की मशीन्स हैं, व्हाई नॉट दे शुड बी यूजिंग डायरेक्टली टीसीपी एंड टॉक टू द वर्ल्ड डायरेक्टली, नो नीड फॉर दिस चेंज, दिस ट्रांसलेशन, नो, दैट इज नॉट डिजायर्ड। इसलिए मैंने कहा कि 2000 में अराउंड ये सिस्टम्स थे 3-4, नो मोर देयर, इसलिए ही तहरीम को कहीं नजर नहीं आती। जी, एनी क्वेश्चन?
क्लियर हो गया? यस सर। गुड। ये भी पढ़ लिया, ये इस पे ध्यान रखिए। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे हायर लेयर को लोअर लेयर उसको सपोर्ट करती है, उसको फैसिलिटेट करती है, उसके काम को आगे लेकर जाती है। जैसे अभी हमने कहा कि जिसने भी आपके लिए आपका पासपोर्ट बना दिया, उसने वीजे वाले के लिए आसानी पैदा कर दिया। वीजे वाला का काम है कि उसको देखकर उस पर फर्दर एक्शन ले। वीजे वाला का जब आपने वीजा भी कर लिया, तो अब अगला काम जो है वीजा वाला देके टिकट वाला टिकट आपके के लिए बना दे। तो हर कोई पिछले वाले का काम देख के अपना फंक्शन उस पर अप्लाई करता है, लेकिन उस पिछले फंक्शन को दोबारा रिपीट हरगिज नहीं करता। कोई नहीं कहता रास्ता वीजा खोलना खराब दे जबरदस्ती में वीजा वार का, नो। क्लियर हो मेरी बात? तो इसलिए प्रोटोकॉल सूट्स में क्या होता है कि प्रोटोकॉल सूट्स आर इंटर रिलेटेड प्रोटोकॉल्स प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर and provide all the, or each provide a certain function, and the overall function is to provide a communication between two or more devices. Clear हो मेरी बात? Okay. Then gentlemen, यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपके सामने भी कहा कि there are 4 models. One is the TCP/IP model, which stands for Internet Protocol Suite as well, or TCP/IP model or TCP/IP suite. The next one is Open System Interconnect, which is called OSI. OSI. Open System Interconnect. Interconnection. The third one, as I said, that is by the AppleTalk, which is proprietary suite released by the Apple. And the next one is by the Novel NetWare. Again, it is a proprietary suite developed by Novel. और मैंने बताया कि ये दो जो हैं no more in use. They have shifted to this one, TCP/IP model. Now Apple के जितने भी डिवाइसेस हैं या Novel के, they use TCP/IP. समझ आ गए? नाउ आपको जैसे कि मैंने कहा कि ये मुख्तलिफ, मिसाल के तौर पे द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल सूट, लेकिन लिखा भी आ गया द मोस्ट कॉमन नेटवर्क सूट एंड मेंटेन्ड बाय द IETF. व्हाट इज IETF? इट इज ए रेगुलेटरी बॉडी, इट गिव यू स्टैंडर्ड्स. IETF का क्या काम है? इट गिव यू स्टैंडर्ड्स. अभी हम बात करेंगे स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए इसने ये बताया कि अगर एक तरफ आपका TCP मॉडल है, TCP/IP मॉडल है, दूसरी तरफ आपका ISO का मॉडल है जिसको OSI मॉडल कहते हैं, तीसरा AppleTalk का था, और फोर्थ जो था वो नोवल नेटवर्क क्या था। लेकिन इन दो को आप भूल जाएं और इन दो को याद रखें, लेकिन इन दो में से भी ज्यादा मैं यही कहूंगा कि आप इस मॉडल को समझें। करेक्ट? ठीक है। अब मिसाल के तौर पे here is your application layer, here is your application layer. application layer अपना काम करेगी and it give it to the transport layer. ट्रांसपोर्ट लेयर अपना इंटरकनेक्शन है ना, एक दूसरे का एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं। ये लेयर अगली लेयर को करेगी, ये लेयर अगली लेयर को करेगी, एंड सो ऑन। अब हर लेयर के ऊपर मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं, आपने सारे नहीं इस्तेमाल करने, जो आपको जरूरत है। अब DNS को क्या जरूरत है कि वो मिसाल के तौर पे HTTP इस्तेमाल करे, तो यू विल बी यूजिंग इधर HTTP और DNS और DHCP और FTP और एनी अदर, like I'm using the application which is Zoom presently. बात समझ आ रही? This is the way in which these devices or these protocol interact with one another. Might be HTTP is interested in a TCP, तो ये TCP इस्तेमाल करेगा. For example, your DNS is interested or DHCP is interested in UDP, ये UDP इस्तेमाल करेगा.
जी, एनी क्वेश्चन? आफाक क्लियर है? जी, एनी क्वेश्चन? जी, डीएन आपका डीएनएस जो है ये दोनों इस्तेमाल करता है। डीएनएस मोस्टली यूडीपी है, इन सम केसेस ये जो इसमें टीसीपी इस्तेमाल करता है। जब एक डीएनएस दूसरे डीएनएस के साथ बात करता है तो टीसीपी इस्तेमाल होता है, लेकिन जब क्लाइंट डी इसके साथ बात करता है डीएनएस सर्वर के साथ तो यूडीपी इस्तेमाल होता है। जैसे जब आप अपना यूआरएल भेजते हो तो ऑलवेज यू विल बी यूजिंग यूडीपी, और वो भी आपको यूडीपी पे जवाब देता है। क्लियर? देन आपने इधर यू विल बी यूजिंग आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6, एंड देन कौन सी अपनी यहां पे आपकी लेयर 2 की टेक्नोलॉजी है? इट मे बी WLAN, इट मे बी ईथरनेट, इट मे बी फॉर एग्जांपल frame relay, it may be ATM and many more. Bluetooth, Zigbee, Bluetooth, Zigbee. So depends. Any question? Any question from the online students? Zigbee भी एक प्रोटोकॉल है, सेंसर्स में इस्तेमाल होता है। अगर आप IoTs वगैरह में जाओ मे बी, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट Zigbee. ब्लूटूथ तो आप हर रोज इस्तेमाल करते हो ना। मिसाल के तौर पे गुड एग्जांपल, इस वक्त मुझे वॉइस आ रही है, जो भी मुझे आप लोग बातों का थोड़ा सा वो भी होते होंगे कि जी मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन बाबर का है, ये क्वेश्चन अबूजर का है, मुझे कैसे पता चलेगा? बिकॉज आई एम गेटिंग दिस वॉइस हियर। सो इसका और ये वॉइस आ रही है लैपटॉप पे, तो लैपटॉप से यहाँ कैसे मेरे कानों में कैसे आ रही है? आई हैव दिस डिवाइस। नाउ दिस डिवाइस इज अ ब्लूटूथ डिवाइस। इसका मतलब कि देयर इज ए कनेक्शन, ए ब्लूटूथ कनेक्शन। तो हियर द प्रोटोकॉल व्हिच इज बीइंग यूज्ड इज ब्लूटूथ। जी जेंटलमैन। सो देन इज दी एग्जांपल वो दे रहा है कि किस तरह ये आपका एक तरफ आपका वेब क्लाइंट है और दूसरी तरफ आपका वेब सर्वर है। तो क्लाइंट क्या करेगा? एक अब जो भी उसकी रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट को इंकैप्सुलेट करेगा। आपको पता है इंकैप्सुलेट का मतलब है कि जो इसके HTTP है मिसाल के तौर पे, वो TCP के हवाले करेगा, TCP IP के हवाले करेगा, IP में भी ईथरनेट या में, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने वायर्ड बताया है, वायर बताई है, तो वायर्ड नेटवर्क इज मोस्टली ईथरनेट। अगर यहाँ पे वायरलेस दिखाता तो माइट बी ब्लूटूथ, माइट बी WLAN। क्लियर है? नाउ दिस समथिंग विल रीच टू दी, देखें वो रिक्वेस्ट का पैकेट ये जा रहा है, आपको नजर आ रहा है। व्हेन इट विल रीच टू द वेब सर्वर इट विल रिस्पॉन्ड। तो लेकिन रिस्पॉन्ड करने से पहले जो इसने इनकैप्सुलेशन की है उसकी डी इनकैप्सुलेशन इसकी यहां पे की जाएगी। उसकी बेस के ऊपर उसकी जब उसको रीड किया जाएगा तो पता चलेगा कि क्या रिक्वेस्ट की है। उस रिक्वेस्ट की बेस के ऊपर रिस्पांस बनेगा और रिस्पांस वापस क्लाइंट की तरफ भेज दिया जाएगा। जी, एनी क्वेश्चन? इज देयर एनी क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन? तो उसी को इसने एक्सप्लेन फर्दर किया कि जनाब TCP/IP मॉडल क्या है। जैसे मैंने पहले बताया, इज एन ओपन स्टैंडर्ड। ओपन स्टैंडर्ड का मतलब फ्रीली अवेलेबल टू द पब्लिक एंड टू दी इट कैन बी यूज्ड बाय एनी वेंडर। अब सीमेंस को आप नहीं कह सकते कि ये ना इस्तेमाल करो TCP/IP, क्योंकि वो कहता है ओपन है, तुम करूंगा। सिस्को को नहीं कह सकते मत इस्तेमाल करो, हवावे को नहीं कह सकते मत इस्तेमाल करो, क्योंकि ओपन है। लेकिन अगर
मिसाल के तौर पे सिस्को जो है वो नोवेल नेटवेयर इस्तेमाल करता तो नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उसका प्रोप्राइटरी है। बात समझ आ रही है? तो टीसीपी का क्या, टीसीपी आईपी मॉडल का क्या फायदा है? ओपन स्टैंडर्ड है, फ्रीली अवेलेबल है, एनी वेंडर कैन यूज इट। अभी देखेंगे इसका क्या फायदा आता है। फिर स्टैंडर्ड बेस्ड, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल जो हैं ये क्या है, आपकी मर्जी के नहीं है, स्टैंडर्ड बेस्ड है। और जो चीज स्टैंडर्ड होती है हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है। मिसाल के तौर पे आपकी मोबाइल का चार्जर है, आसान से एग्जांपल ले लेते हैं। आप कहते हैं टाइप सी है, हर टाइप सी के अंदर वो लगता है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड बेस्ड है। जापान भी वही बनाएगा, जर्मनी भी वही बनाएगा। जर्मनी ये नहीं कह सकता कि मैं उसका यूरोप का बादशाह हूं, मैं तो कुछ और बनाऊंगा। जापान ये नहीं कह सकता कि मैं तो टेक्नोलॉजी में चाइना का बादशाह हूं, मैं कुछ और बनाऊंगा। नहीं, everyone has to follow the same because they are being given, they have been standardized by the standardization bodies, and then everyone has to follow simply. ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे यही चीज दिखाई गई है कि यू हैव द मल्टीपल protocols at the application layer. For example, it may be DNS, it may be DHCP, it may be SMTP, it may be POP, it may be IMAP, it may be FTP, it may be TFTP, it may be HTTP, it may be HTTPS, it may be REST. All of these are the application layer protocols. And these application layer protocols might either use the TCP or the UDP, and then might use the IP version 4 or IP version 6, then might use either the Ethernet or WLAN or Bluetooth or frame relay or ATM or ZigBee, whatever. Clear hai? So in this way, there is a communication between the they are used for web. ये देखो ऊपर लिखा हुआ है वेब एंड वेब सर्विसेज। तो ये तीन प्रोटोकॉल्स वेब के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये वाले प्रोटोकॉल फाइल्स अपलोड और डाउनलोड के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये वाले प्रोटोकॉल्स ईमेल भेजने या ईमेल रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये वाले प्रोटोकॉल्स आईपी या कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये वाले प्रोटोकॉल रिजोल्यूशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, यूआरएल टू आईपी। क्वेश्चन क्या है? रेस्ट के ऊपर इस कोर्स में नहीं, लेकिन अगर ऑटोमेशन में जब मेरे साथ काम करोगे, जो भी करे, वहां पे मैं रेस्ट और रेस्ट एपीआईज को, रेस्टफुल एपीआईज को इस्तेमाल करूंगा। तो फिर यू विल बी, बल्कि रेस्ट आल्सो यूजेस एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। तो आप इसको देखोगे कि किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दैट इज यूज फॉर वेब। क्लियर हो गया? गुड क्वेश्चन जी। तो अल्टीमेट क्या होता है? जैसे अभी आपने कहा कि अगर ये आपका वेब क्लाइंट है और ये आपका वेब सर्वर है, तो क्या हो रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन? ये हर एक अपनी हर लेयर अपना अपना प्रोटोकॉल, अपना अपना हेडर इसके साथ क्या करेगा? ऐड करेगा। एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। जब ये रास्ते में जब जाएगा तो वहां तो सिग्नल्स जाएंगे, दीज आर द सिग्नल्स। सिग्नल जब पहुंचेगा सर्वर के ऊपर, ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, तो लेट्स स्टार्ट। तो हम बात ये कर रहे थे कि आपने जब आपकी इथरनेट लेयर से जब चीज चली गई आपकी फिजिकल लेयर पे, तो फिजिकल लेयर इसको यहां दिखाया ये गया कि 1 एंड 0 में भेज रहा है, बट रियलिटी ऐसी नहीं है। क्या है रियलिटी जब आप हमें बताना चाह रहे हैं? जा रहा है। जी, तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि इस मीडियम के ऊपर ये 1 0 मूव कर रहे हैं क्लाइंट से सर्वर की तरफ? जी आफाक, सिग्नल्स जाते हैं, either they are the electrical signals or they are the optical signals. So they are not basically
the computer scientists believe that they are 1 and 0s, but we as an engineer believe that they are not the signals, sorry, they are not the bits, but they are converted into the signals, and these signals propagate onto the medium. बात समझ आ रही? यानी कि it is something like this which is moving on to the medium. Some voltage levels, like here, like here. बात समझ आ गई? Gentlemen. So these signals moves toward the client, toward the server. In this case, the server will convert them back into 1 and 0s, and then will give it to the upper layer, which is the Ethernet. Ethernet will remove this header and give it to the IP. IP will remove this header and give it to the TCP. TCP will give it to the upper layer, which is the application layer. And here we will be getting the data which has been sent by the client has been received by the server. That is the very simple TCP communication method of process. Clear है? ठीक है? तो कल हम इंशाल्लाह ताला will be starting with the standard organizations. अभी हमने कहा कि हर ये काम स्टैंडर्ड के जरिए होता है. इसका मतलब है क्योंकि बॉडीज होंगी जो कि ये स्टैंडर्ड्स बनाती हैं. मिसाल के तौर पे यू मे हैव हर्ड अबाउट दी IEEE. You may have heard about the IETF. You may have heard about the any other LC, NC. वो स्टैंडर्ड का नाम है. ठीक है ना? तो there you are right, it might be ITU, it might be there are many organizations in the world whose job is to provide standards, and these standards are then obeyed by the vendors and customers around the globe. तो कल हम इसके ऊपर बात करना शुरू करेंगे कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स की बॉडीज, स्टैंडर्ड क्या है, कौन कौन सी बॉडीज है. वन ऑफ देम मैंने भी बताया, IEEE, IETF, IANA, ITU, EIA, TIA, ICANN. These are some of the standardization bodies which give what type of standards? Open standards. Got it? So is there any question, Abu Zar? हम ये भी देखेंगे कि क्यों हम स्टैंडर्ड्स को इनकरेज करते हैं, क्यों हम इनको डिस्करेज नहीं करते. तो चलें इसके ऊपर, क्योंकि इस वक्त क्लास में सीनियर जो है वो नूरुल हक है, कल हमें वो ये बताएगा, हम उससे ही शुरू करेंगे. ओके, कि क्यों स्टैंडर्ड्स को हम इनकरेज करते हैं, क्यों नहीं इनको डिस्करेज करते. ठीक है? सो आई स्टॉप हियर. See you inshallah tomorrow again. Tomorrow is Friday. We'll meet again inshallah ta'ala, and then we'll continue from here. As there is no question, so I disconnect this session till tomorrow. Allah.